मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें करने के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये रक्त और रक्त समूह के जो डाउट हैं वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। बिल्कुल इजी वे से आपको करवाया जाएगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। रक्त व रक्त समूह। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि रक्त क्या है। व्हाट इज ब्लड या रक्त क्या है। तो देखिए, हमें पता है कि रक्त जो है वो लाल रंग का होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है। क्या होता है? और इसमें एक मेन चीज जो है वो है कि रक्त जो होता है स्टूडेंट, ये मेन आपको याद रखना है, तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक होता है नंबर 1। सेकंड चीज आपने लिखनी है, ये जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स जो है, इसके अंदर जो है वो रक्त वाला जो हमारा सेकंड चैप्टर था, जो उसमें इसकी डिटेल है। इसमें केवल आपके सिलेबस में इतना ही है कि रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक होता है, और क्या होता है, ये गाढ़ा, चिपचिपा, व लाल रंग का होता है। क्लियर होगी बात। और थर्ड है, इसका लाल रंग जो स्टूडेंट आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ये तो एक जनरल सी चीज है जो आपने इसके बारे में लिखनी है, रक्त। अब है कि रक्त के कितने भाग होते हैं, यानी कि रक्त किस प्रकार बना होता है। हमारा जो स्टूडेंट रक्त है, ये 2 भागों से मिलके बना होता है। एक प्लाज्मा और सेकंड होता है रक्त कणिकाएं, जिसमें सेल्स आ जाती। अब जो रक्त होता है हमारा स्टूडेंट, वो गाढ़ा होता है और तरल होता है। जो इसका तरल भाग होगा, यानी कि प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इस रक्त का स्टूडेंट क्या होगा, तरल भाग प्लाज्मा होता है। तरल भाग रक्त का, या द्रव्य भाग, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे कि रक्त का द्रव्य भाग है प्लाज्मा। और प्लाज्मा करता क्या स्टूडेंट, देखिए इसी चैप्टर में आपके है प्लाज्मा, कि जो हमारी आंत जो है वो शरीर की आंत, या जो हमारी आहार नाल होती है, आंत द्वारा बनाया गए पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक रस कह लो या पोषक तत्व, ये जो आंत में द्वारा बनाए गए जो पोषक तत्व होते हैं, या आंत द्वारा बनाए गए, ना लिखो तो आंत द्वारा अवशोषित, आंत द्वारा अवशोषित पोषक तत्व होते हैं, उनको ये ग्रहण करके, कौन, प्लाज्मा ग्रहण करके शरीर के
अंगों तक ले जाता है, अंगों या कहें कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तक पहुंच जाता है। समझ में आई बात? प्लाज्मा का ये कार्य है कि आया हुआ है कि इसी में क्वेश्चन बनेगा, प्लाज्मा का कार्य बताइए। तो पोषक तत्व जो होते हैं उनको ये ग्रहण कर लेता है वहां से और अंगों तक पहुंचा देता है, और वहां से उत्सर्जी पदार्थ को लेकर या ग्रहण करके उत्सर्जी अंगों तक लाता है। ये इसका मुख्य कार्य है। यानी कि हम कहें कि मान लो ये हमारा प्लाज्मा है, और ये प्लाज्मा क्या करेगा स्टूडेंट, ये प्लाज्मा है, रक्त में वाहिनी में बह रहा है, और ये क्या करेगा भाई, जो आंत द्वारा अवशोषित पाचक रस या पोषक तत्व होते हैं उनको ये ग्रहण कर लेगा, उनको क्या कर लेगा, ये ले लेता है, और वहां से ये क्या करेगा, वहां से ये अंगों तक या सेल्स तक पहुंचा देता है। शरीर के जो अंग है वहां तक पहुंचाता है, और वहां से क्या करेगा स्टूडेंट, जो उत्सर्जी पदार्थ होगा उसको ये लेकर के और कहाँ करेगा, उत्सर्जी अंगों तक लेकर के आ जाता है। यानी कि वृक्क तक ये पहुंचा, उत्सर्जी अंगों तक ये पहुंचा देता है। क्लियर आ गई? यानी कि ये हमारा प्लाज्मा है और ये वाले हैं हमारे पोषक तत्व, तो ये ग्रहण कर लेगा और ये पहुंचा देगा। क्लियर होगी स्टूडेंट ये बात? अब हमारा आ जाता है रक्त कणिकाएं। इस पे ज्यादा नहीं होगा आपके, इतना ही है इस चैप्टर में कि रक्त कणिकाएं स्टूडेंट क्या होती है, 3 प्रकार की होगी। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका, सेकंड हो जाएगा डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, कणिकाएं कर लो, और थर्ड हो जाएगा प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ये हमारे रक्त के जो कोशिकीय भाग होते हैं या कणिकाएं होती है वो होती है, और ये हमारा तरल भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। क्लियर होगी बात? अब देखिए केवल और केवल आपका इस चैप्टर के अंदर इतना ही है कि आरबीसी का कार्य क्या है, तो है ये, इसका काम है गैसों का परिवहन और विनिमय करना, यानी कि आदान प्रदान करना। आरबीसी के द्वारा ही जो है वो, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लाल रंग होता है, और हीमोग्लोबिन के द्वारा ही शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है अंगों तक पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर के आता है। तो यानी कि गैसों का विनिमय ये करता है, परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम होता है रोगाणुओं को नष्ट करना, रोगाणुओं को नष्ट करना। क्लियर होगी बात? यानी कि इसको कह सकते हो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है हमारी बॉडी में। आपको पता ही है कि डब्ल्यूबीसी में ही होती है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट वगैरह, महाभक्षक होती है जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती। और बिंबाणु का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। चोट लग जाती है हमारा तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य जो है वो बिंबाणु करते हैं। ये केवल आपके रक्त में इसमें इतना ही है। क्लियर होगी बात? यानी कि इसको
ट्रिक में करना है तो रक्त यानी कि खून, पी के, पी से बन गया प्लाज्मा, के से बन गया कणिकाएं, दो भाग होती है प्लाज्मा और कणिकाएं। ये तो हो गया स्टूडेंट आपका जो है वो, क्लियरली देख लेना इसको, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है कि गैसों का विनिमय निम्न में से कौन सी कणिकाएं करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं तो आरबीसी, क्योंकि इस बार पैटर्न हमारा चेंज हो गया। क्लियर होगी स्टूडेंट? ये तो एक सिंपल सा आपका डेप्थ इंट्रो था इसका कि रक्त क्या है। अब हम करते हैं रक्त समूह। रक्त समूह बड़ा इंटरेस्टिंग वे से करवाया जाएगा, भूलोगे नहीं आप, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ट्रिकी वे से करवा दिया जाएगा। देखिए देखो, अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट रक्त समूह, ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। अब देखिए 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त का समूहीकरण किया। तो ये कैसे हुआ उसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए कि इन्होंने जब ये प्रयोग कर रहे थे स्टूडेंट, तो रक्त की आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, यानी कि हमारी ये मान लो कि ये लाल रक्त कणिका है, ये लाल रक्त कणिका है आरबीसी। इस पर जब ये प्रयोग कर रहे थे स्टूडेंट, तो इन्होंने एक चीज देखी और जिसे नाम दिया गया प्रतिजन। क्या नाम दिया गया? प्रतिजन। जब प्रयोग कर रहे थे इन्होंने, तो आरबीसी की सतह पर प्रतिजन देखे, एक चीज देखी जिसे नाम दिया गया प्रतिजन, और वो प्रतिजन जो है उनको ए और बी नाम दिया गया। दो प्रतिजन थे। कितने प्रतिजन थे? दो। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त का समूह जो है वो प्रतिजन के आधार पर हुआ, उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी कि प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह किया गया। अब मैं बताता हूं भाई, ये नहीं है कि भी अंदाजे से ही मान लो ये 4, 1, 2, 3 और ये 4 आदमी है, तो क्या इनका अंदाजे से ही रक्त समूह हो गया? एक का ए बी या ओ या ए बी, क्या हर शख्स पे अंदाजे से ही मतलब रक्त समूह आ गया? ऐसा नहीं था। देखिए क्या हुआ कि मान लो ये आदमी है और इसकी आरबीसी पर मान लो ये इसकी आरबीसी है, ये इसकी आरबीसी है, ये इसकी है और ये इसकी। इसके रक्त में जो आरबीसी थी और ये इनके रक्त की लाल रक्त कणिकाएं हैं। सपोज करो इस व्यक्ति की आरबीसी पर मान लो ए प्रतिजन पाया गया। मान लो इसकी आरबीसी पर ए प्रतिजन आ गया, तो इसका रक्त समूह जो है वो, इसका रक्त समूह ए माना गया। अब इसकी आरबीसी पर बी प्रतिजन था। इसकी आरबीसी पर कौन सा प्रतिजन था? बी प्रतिजन। तो इसका रक्त समूह हो गया बी, इसका ए और इसका बी। तीसरे आदमी की आरबीसी पर स्टूडेंट क्या हुआ? दोनों ही प्रतिजन थे। ये लकी था कि दोनों प्रतिजन थे। देखिए तो इसका रक्त समूह कौन सा हो गया? ए बी रक्त समूह हो गया। और एक ऐसा आदमी भी था जिसके रक्त समूह पर कोई प्रतिजन नहीं था, तो उसको नाम दे दिया गया ओ रक्त समूह।
क्लियर होगी बात। इसका मतलब क्या हुआ कि रक्त समूह में प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण जो ये ए बी ओ और ए बी रक्त समूह दिए गए, इसे ही कहा गया ABO रक्त समूहीकरण। क्लियर होगी बात। इसलिए इसको बोला जाता है ABO रक्त समूहीकरण। क्लियर होगी बात। यानी कि प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह किया गया। ये RBC पर A था तो A रक्त समूह, इस आदमी की RBC पर B था तो B रक्त समूह, इसके RBC पर AB था तो AB रक्त समूह, और इस पे कुछ भी नहीं था तो कोई रक्त इस पे दिया गया O रक्त समूह। अब मान लो ये इसकी टेबल बना देते हैं अपने। मान लो कि यहां मैं मान लेता हूं रक्त समूह, यहां मान ले प्रतिजन, और यहां मान लिया प्रतिरक्षी। समझिए, देखिए अब मान लो पेपर में ऐसा ही आ जाता है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और डाउट बिल्कुल निकाल दिया जाएगा आपका। मान लो ये हमारी एक टेबल बन के तैयार, ये A है, ये B है, ये A और B है, और ये O है। तो देखो A पे प्रतिजन कौन सा था स्टूडेंट? A रक्त समूह पे प्रतिजन, A प्रतिजन था तो A रक्त समूह, यानी कि इस पे A प्रतिजन था, इस पे B प्रतिजन था, इस पे AB प्रतिजन था, और इस पे कोई प्रतिजन नहीं था, क्योंकि दो ही प्रतिजन होते हैं A और B। इसकी ट्रिक भी है स्टूडेंट, देखिए, जे प्रतिजन मतलब जैसे का जैसा, जैसे का जैसा, क्योंकि चार रक्त समूह है A B और O, तो जैसे का जैसा यानी कि दो ही प्रतिजन है हमारे पास A और B। जैसा A है तो A रक्त समूह है तो A के जैसा ही प्रतिजन A, B है तो B, और A B है तो उसमें दोनों ही A B प्रतिजन, और अब दो ही है तो O पे तो कोई होगा ही नहीं, तो इसमें प्रतिजन नहीं होता। क्लियर होगी बात। यानी कि प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह इस प्रकार किया गया, A प्रतिजन वाले का A, B वाले का B, AB वाले का AB, और जिसपे कोई प्रतिजन नहीं होता उसको बोला जाता है O ग्रुप। अब देखिए स्टूडेंट, यहां बात करते हैं हम प्रतिरक्षी की। प्रतिजन होता है उसी प्रकार से एंटीबॉडीज भी होती है। एंटीजन है, अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी भी होता है रक्त के अंदर। मैंने बताया भी था प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब देखिए यहां आपको रटाया जाता है कि अगर A प्रतिजन है तो B होगा, B प्रतिजन है तो A होगा। यहां सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि प्रतिरक्षी प्रतिजन की अनुपस्थिति में बनता है। ध्यान से देखना, प्रतिरक्षी प्रतिजन की अनुपस्थिति में बनता है। अनुपस्थित, मान लो कि ये RBC है एक आदमी की, उस पे कितने प्रतिजन होने चाहिए? दो, A और B। मान लो इस पे एक ही प्रतिजन है A प्रतिजन है इसका, तो इसका रक्त समूह कौन सा हो गया? A। अब देखो प्रतिजन अनुपस्थित कौन सा है? B, तो इसका प्रतिरक्षी को क्या होगा? B होगा। यानी कि प्रतिरक्षी दो हैं, एंटी B ले लो चाहे छोटा या B, यानी कि ये भी A और B दोनों थे, तो डाउट दूर करने के लिए इनको A और B हम ले लेते हैं, छोटा A। अब देखिए ये दूसरी प्रतिरक्षी है RBC, ये हमारी एक RBC है। इस पे मान लो दो प्रतिजन होने चाहिए A और B, और इस पे मान लो A एब्सेंट है। जो एब्सेंट A है तो प्रतिजन B वाले का रक्त समूह B हो गया,
एब्सेंट प्रतिजन कौन सा है, अनुपस्थित ए, तो यहां इसका क्या हो जाएगा, ए प्रतिजन हो जाएगा। यहां देख लीजिए, बता देता हूं मैं, प्रतिरक्षी। अब इसी हिसाब से मैं बताता हूं आपको। अब तीसरा है आरबीसी है ऐसी जिसपे दोनों प्रतिजन है, जिसपे दोनों ही प्रतिजन है, उसका रक्त समूह क्या होता है, ए और बी। इसका मतलब इसके पास दोनों है तो कोई प्रतिजन एब्सेंट नहीं है, तो इसका कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा। अब यहां देख लीजिए, आरबीसी है एक, इस पे कोई भी प्रतिजन नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं है, तो मतलब दोनों ही एब्सेंट है, तो ये ओ ग्रुप हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अब यहां से मैं बताता हूं, देखिए आपको प्रतिरक्षी, ये ए रक्त समूह वाला आदमी है, इस पे ए प्रतिजन है, तो एब्सेंट कौन सा है, बी। एब्सेंट कौन सा है, बी। तो प्रतिरक्षी यहां क्या हो जाएंगे, दो प्रतिरक्षी है ए और बी, तो इसका प्रतिरक्षी हो गया बी। बी रक्त समूह वाले का देखिए यहां कौन सा प्रतिजन एब्सेंट है हमारे पास, ए, तो इसका प्रतिरक्षी हो जाएगा ए। यहां देखिए कोई एब्सेंट है, नहीं है, दोनों ही प्रतिजन मौजूद है, तो इस पे कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा। और यहां देखिए दोनों प्रतिजन अनुपस्थित हैं, तो इसके पास दोनों प्रतिरक्षी होंगे। ये आपका प्रतिजन और प्रतिरक्षी के आधार पर रक्त समूह आ जाता है। अब आ जाता है, मान लो कि बी रक्त समूह में प्रतिरक्षी होगा, तो बी रक्त समूह जब है तो इसका मतलब बी है, तो बी प्रतिजन होगा, प्रतिजन बी होगा, तो ए प्रतिजन एब्सेंट है, तो ए प्रतिरक्षी उसका हो जाएगा। क्लियर होगी स्टूडेंट, यहाँ ये आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज और है स्टूडेंट, देखिए जब कार्ल लैंडस्टीनर प्रयोग कर रहे थे रिसस मकाका बंदर पर, रिसस मंकी पर, किस पे कर रहे थे, रिसस मंकी बंदर पर प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस आरबीसी के ऊपर एक और प्रतिजन था, यानी कि आरबीसी के ऊपर एक अन्य प्रतिजन भी पाया गया। उन्होंने एक चीज और देखी, एक प्रतिजन और देखा, और वो देखा कौन से, रिसस बंदर पे देखा, इसलिए इसको दे दिया गया RH फैक्टर नाम दे दिया गया, या RH कारक, एक प्रतिजन, इसको नाम दे दिया गया RH प्रतिजन। क्लियर होगी बात। अब देखिए RH प्रतिजन के आधार पर भी रक्त समूह किया गया लैंडस्टीनर ने, कि एक और प्रतिजन आरबीसी पर देखा। ये दो प्रतिजन तो थे ही थे पहले से, ए और बी, लेकिन एक और देख लिया जिसे कहा गया RH प्रतिजन, क्योंकि रिसस मंकी पे प्रयोग किया था तब उन्होंने ये देखा। अब देखो जिस व्यक्ति के, अब हमने देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि जब हम ब्लड ग्रुप करवाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे ऐसे आता है कि किसी का A प्लस, A माइनस, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इस प्रकार से आपने देखा होगा रक्त समूह। वो क्यों होते हैं, वो होते हैं स्टूडेंट इस RH कारक के कारण। अब मान लो अगर ये कोई भी आरबीसी है, ये इस पर अगर RH प्रतिजन है तो वो होगा RH पॉजिटिव, यानी कि RH धनात्मक, और जिसपे ये प्रतिजन नहीं होगा वो होगा RH नेगेटिव, यानी कि RH ऋणात्मक। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने 4 ग्रुप बनाए थे, A, B, AB और O, 4 रक्त समूह थे स्टूडेंट, हमारे 4 रक्त समूह थे।
अब मान लो ए रक्त समूह वाला आदमी है कोई, ए वाला, उसकी आरबीसी, ये ए वाला है, दो आदमी हैं ए वाले, ए रक्त समूह वाले, एक के आरबीसी पर आर एच है और इस पे आर एच नहीं है, इस पर है तो ये हो जाएगा ए पॉजिटिव और जिस पे नहीं है वो हो जाएगा ए नेगेटिव। सेम इसी तरीके से बी वाले रक्त समूह पे अगर बी पर है आर एच तो बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। इसी तरीके से ए बी वाले में जिस पे है आर एच, आर बी सी पर वो आर एच पॉजिटिव और जिस पे नहीं है वो आर एच नेगेटिव। ओ वाले पे सेम ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो जो है वो आर एच प्रतिजन के कारण होता है। तो अब देखिए कितने रक्त समूह हो गए, दो ये ए वाले के, दो बी वाले के, दो ए बी के और दो ही ओ के। तो ये टोटल हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे 8 ग्रुप, यानी कि आर एच प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को 8 वर्गों में बांटा गया है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इसके आधार पर हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट, क्या कहोगे, आर एच समूहीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आर एच समूहीकरण। क्लियर होगी बात, यानी कि आर एच समूहीकरण, आर एच फैक्टर के आधार पर अगर हम रक्त समूह को बांटेंगे तो उसको कहा जाएगा आर एच समूहीकरण। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब हम ये ए बी और रक्त समूह देखते हैं एंटीजन के आधार पर, प्रतिजन के आधार पर, तो साथ में हमें आर एच भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ही गर्भ रक्ताणुकोरकता रोग होता है या आरबीसी का समूहीकरण हो जाता है। अगर हम किसी आर एच ऋणात्मक को आर एच धनात्मक का दे दें तो वहाँ समस्या हो जाती है। अब हम आ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है। देखिए इसके लिए एक डायग्राम बना देते हैं हम। आपके केवल और केवल दाता और ग्राही वाला ही सिस्टम होता है, और वो क्यों होता है देखिए। रक्त समूह देने से पहले समझ लेना चाहिए कि मान लो ये एक आदमी है और ये दूसरा है। मान लो ये बीमार है और ये स्वस्थ है। ये रक्त दे रहा है, ये दाता है और ये है ग्राही। यहाँ समझना है, मान लो ये ए है, रक्त समूह वाला आदमी है, और ये बी रक्त समूह वाला आदमी है। क्लियर होगी बात। अब देखिए बी ए वाला है तो इसके पास एंटीजन क्या है, ए, और इसके पास इसका प्रतिजन है ए, और इसका प्रतिरक्षी क्या है, इसका प्रतिरक्षी हो जाएगा स्टूडेंट ए। अब देखिए जब इसका रक्त समूह इसको रक्त दिया जाएगा स्टूडेंट, तो होगा क्या कि ये जो आरबीसी है इस व्यक्ति की आरबीसी जो होगी, जब इसको रक्त देंगे हम तो ये वाले जो है वो, इसके पास ए प्रतिजन है और इसके पास ए प्रतिरक्षी है। इसके पास कौन सा प्रतिरक्षी है, ए प्रतिरक्षी। ये दोनों आपस में जब प्रतिक्रिया करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये आरबीसी जो होती है वो आपस में चिपक जाती है, यानी कि उनका समूहन हो जाता है। और जब आरबीसी आपस में चिपक जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, समूहीकरण हो जाएगा, तो ये आरबीसी खत्म हो जाएगी और मनुष्य की मौत भी हो सकती है। इसलिए
हम जो है वो ब्लड ग्रुप चेक करके ही रक्तदान किया जाता है। क्लियर होगी बात। तो अब यहाँ एक चीज आ जानी चाहिए स्टूडेंट आपको कि जो दाता होता है, ध्यान से देखना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो दाता होता है, रक्त दे रहा है, देने वाले का प्रतिजन देखा जाता है। देने वाले का क्या देखा जाता है? प्रतिजन देखा जाता है। मान लो इसका रक्त हम दे रहे थे तो इसके पास क्या प्रतिजन था? ए। और जो ग्राही होता है स्टूडेंट, ग्राही का प्रतिरक्षी देखा जाता है। इतना है बस, इससे डाउट दूर हो जाएगा। अब मान लो इसका प्रतिरक्षी क्या था हमारे पास? ए, और इसका प्रतिजन क्या था? ए। तो ए और ए दोनों आपस में प्रतिक्रिया जब करेंगे तो आरबीसी मिल जाएगी। इसका मतलब इसको हमने बी वाले का रक्त जब दिया होता, बी वाला आदमी अगर इसको रक्त देता तो बी के पास इसका प्रतिजन कौन सा होता? बी प्रतिजन होता, और बी प्रतिजन ए से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी कि ये समूहन की सिस्टम नहीं होता। इसलिए रक्त समूह चेक करके ही रक्त दिया जाता है। क्लियर हो जानी चाहिए बात स्टूडेंट, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि दाता का हमेशा प्रतिजन देखा जाता है। अब यहाँ मैं एक डायग्राम शो कर देता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, आप कहोगे कि जी ये सर्वदाता क्यों होता है? ये दाता ओ वाला देखो, ओ वाला कोई आदमी है, उसने रक्त देना है किसी को, तो देखो ये दाता है, तो हम इसका क्या देखेंगे? प्रतिजन। तो इसके पास कोई प्रतिजन है नहीं, तो ये सबको दे सकता है। क्लियर होगी बात। अब यहां हम देख रहे हैं ए बी। ए बी है ग्राही। ए बी क्या है स्टूडेंट? ग्राही। तो हमने यहां इसकी एंटीबॉडी देखनी है, प्रतिरक्षी देखना है इसके। तो इसके पास कोई प्रतिरक्षी है नहीं, तो ये सबका रक्त ले सकता है। इतना ही चीज है आपको जो क्वेश्चन आ सकता है कि ए बी जो है वो सर्वग्राही क्यों होता है? क्योंकि इसके पास प्रतिरक्षी नहीं होता। और ओ रक्त समूह सबको दे सकता है क्योंकि इसके पास प्रतिजन नहीं होता। तो ये डाउट नहीं रखना है, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपका डाउट दूर हो जाएगा। यहाँ ओ बनाना है आपने, नीचे ए बी बनाना है, ये एरो इधर करना है, यहाँ ए और इधर बी, एरो यूं ही चलने चाहिए। अब देखिए, इससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ओ वाला देखिए, ये ओ रक्त समूह है, तो ये इसको भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। इसका मतलब ये हो गया सर्वदाता। सर्वदाता। ए बी पे देखिए, ये ओ का भी रक्त ले, ए बी ओ का ले रहा है, ए का रक्त भी ले रहा है और बी का रक्त भी ले रहा है, तो ये हो जाएगा सर्वग्राही। क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, ए वाला किसका ले सकता है? एक तो ओ का रक्त ले सकता है और एक ए का ले सकता है। बी वाला एक तो ओ का ले सकता है और एक बी का ले सकता है। अब अगर यहाँ क्लियर हो जाए, ये क्यों दे सकता है सबको? क्योंकि इसके पास कोई प्रतिजन नहीं है। और ये क्यों ले सकता है? क्योंकि प्रतिरक्षी नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये जो था आपका एक रक्त व रक्त समूह का छोटा सा वीडियो, बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको बता दिया है। आगे जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, हम करेंगे एक है गर्भ रक्ताणु कोरकता, जो कि RH बेजोड़ता के कारण होता है, और क्वेश्चन उस पे आता ही आता है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस।
ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो वीडियो आप देखोगे ना, इसके आइकॉन में आपको इसके जो इस चैप्टर के जितने भी वीडियो हैं आपको सारे वहाँ प्रतिरक्षी वाले मिल जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।